आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, माशरे की उस डार्क साइड की कहानी जहां जुर्म जुर्म नहीं है बल्कि आर्ट है। आर्टिस्ट जुर्म करने के बाद इतनी महारत से उसे छुपाते हैं कि वो वाकई आर्ट बन जाता है। और एक ऐसे ही आर्ट पर सुनाने के लिए मेरे पास आज एक कहानी है। लेकिन ये कहानी सुनाने से पहले मैं उस आर्टिस्ट की बात करना चाहूँगा जो शोबिस की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा थी, लेकिन फिर अचानक वो सितारा गायब हो गया और फिर 9 माह बाद पता चला कि वो सितारा तो डूब भी चुका। मैं बात कर रहा हूँ हुमैरा असगर की, मॉडल व अदाकारा हुमैरा असगर, जिसकी लाश तकरीबन 4 माह पहले 8 जुलाई 2025 को क्लिफ्टन में वाक़े उसके किराए के फ्लैट से मिली थी। लाश 9 माह पुरानी थी और तकरीबन नाकाबिले शनाख्त। हुमैरा असगर की लाश क्या मिली थी, एक हंगामा सा बपा हो गया था। अक्सर का ख्याल था कि ये एक कत्ल है और ऐसा कहने वालों ने इसमें वो ताने बाने मिलाए कि लगने लगा था कि वाकई हुमैरा असगर को उसके खाली फ्लैट में कत्ल किया गया है। लेकिन फिर इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और उसने ऐसी तमाम कयास आराइयों का गला घोंट दिया। मैंने हुमैरा असगर के मामले पर तफसीली प्रोग्राम किया था और उसी प्रोग्राम में मैंने उसकी इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तफसील से पढ़कर सुनाई थी। और उस वक्त मेरा भी यही ख्याल था कि हुमैरा असगर की मौत तबई है। लेकिन अब जो उसकी हतमी यानी फाइनल रिपोर्ट आई है, उसने केस को एक अलग ही रुख दे दिया है। ये रिपोर्ट बहुत सारे सवालात खड़े करती है और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या हुमैरा असगर को कत्ल किया गया। और आज के प्रोग्राम में कहानी सुनाने से पहले मैं इसी पर बात करूँगा। हुमैरा असगर की लाश का जिना अस्पताल में इब्तिदाई पोस्टमार्टम किया गया था, जिसमें पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया और डॉक्टर बख्तावर को 2 घंटे से भी ज़ायद का वक्त लगा था। पोस्टमार्टम की उस इब्तिदाई रिपोर्ट में लिखा गया था कि हुमैरा की मौत तभी मालूम होती है। आपको शायद याद होगा कि केमिकल एग्जामिनेशन के लिए लाश से लिए गए नमूने जिन बर्नियों में डालकर पुलिस के हवाले किए गए थे, वो बर्नियाँ कई दिन तक पुलिस के पास ही पड़ी रही थीं और पुलिस ने उन्हें बर वक्त केमिकल एग्जामिनेशन के लिए जमा नहीं कराया था। खैर, मैं इस पर बाद में आऊँगा। अभी लेडी एमएलओ डॉक्टर बख्तावर की इब्तिदाई रिपोर्ट के चंद अहम नुकात बता देता हूँ। डॉक्टर बख्तावर ने हुमैरा असगर की लाश की ज़ाहिरी हालत का जायज़ा लेकर अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि लाश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और लाश को देखकर उसकी उम्र और कास्ट का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। हुमैरा असगर के जिस्म पर ब्लैक ट्राउज़र और मैरून शर्ट थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बॉडी डीकम्पोज यानी घुलने की वजह से कपड़ों में थोड़ी नमी आ गई थी और जिस्म काफ़ी दुबला लग रहा था। यहाँ तक कि जिस्मानी नकूश तक काबिले शनाख्त नहीं रहे थे। लाश के नाखून भी हड्डियों से अलग हो चुके थे और जिस्म पर ख़ास तौर पर बालों में ब्राउन रंग के कुछ कीड़े भी पाए गए। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गोश्त पट्ठों से अलग हो चुका था। खाल किसी मम्मी की तरह बॉडी पर चिपकी हुई थी और जगह जगह से सिया पड़ी हुई थी। दांत जबड़े से अलग हो चुके थे। जिस्म की लंबी हड्डियों की यह हालत थी कि छूने पर बिखर रही थीं और जोड़ ज़्यादा हरकत कर रहे थे। तहम जिस्म की तमाम हड्डियां सलामत थीं। सर भी सलामत था, लेकिन ब्रेन मौजूद नहीं था। जिस्म के अंदरूनी आज़ा के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि फेफड़ों और दिल के मुकाम पर एक नाकाबिले शनाख्त सियाह मादा था। लीवर, किडनी वगैरह के मुकाम पर भी एक ऐसा ही नाकाबिले शनाख्त सियाह मादा था जो पाउडर की सूरत इख्तियार कर चुका था। डॉक्टर बख्तावर खान ने अपनी इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि मौत और पोस्टमार्टम के दरमियान 8 से 10 माह का वक्फा है और हतमी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि हुमैरा असगर की मौत कब वाक़ हुई। हुमैरा असगर की मौत की वजह जानने के लिए केमिकल एग्जामिनेशन के लिए लाश से जो अज्जा लिए गए, उनमें मैदे के मुकाम से मिलने वाला सियाह मादा और सर के बाल शामिल थे, जबकि हुमैरा असगर के कपड़े भी डीएनए के लिए भेजे गए थे। हुमैरा असगर की केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद यानी 16 जुलाई को आ गई थी और उस रिपोर्ट की बुनियाद पर नेशनल मीडिया में ये रिपोर्ट किया गया या कराया गया कि हुमैरा असगर के जिस्म से किसी तरह की नशा आवर या सुकून आवर दवा, मनशियात या जहर के सुराग नहीं मिले, इसलिए वजह मौत तबई है। लेकिन हुमैरा असगर के जिस्म पर मौजूद कपड़े जो डीएनए के लिए भेजे गए थे, उसकी रिपोर्ट भी तो 2 रोज़ बाद यानी 18 जुलाई को आ गई थी। लेकिन ये रिपोर्ट कभी मीडिया से
शेयर नहीं की गई और ना ही इन दोनों रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मेडिको लीगल डिपार्टमेंट ने जो फाइनल रिपोर्ट दी वो कभी मीडिया से शेयर की गई। आइए आपको वो हतमी रिपोर्ट बताता हूं। आप स्क्रीन पर वो रिपोर्ट देख रहे हैं जो किसी भी बॉडी के पोस्टमार्टम के बाद उस वक्त तैयार की जाती है जब केमिकल एग्जामिनर और डीएनए लैब की रिपोर्ट आ जाए, और इसीलिए रिपोर्ट का नाम ही कॉज ऑफ डेथ है। इस रिपोर्ट में इब्तिदा में केमिकल एग्जामिनेशन की उसी रिपोर्ट का हवाला है जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, लेकिन बॉम्ब तो अगली लाइनों में छुपा है। डॉक्टर सुमैया और डॉक्टर बख्तावर ने डीएनए रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि हुमैरा असगर के जिस्म पर मौजूद कपड़ों यानी ब्लैक ट्राउज़र और मैरून शर्ट से जो नमूने लेकर डीएनए के लिए भेजे गए थे उन दोनों पर ह्यूमन डीएनए पाया गया है। ये एक ऐसी बात है जो पहले कभी सामने नहीं लाई गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि इससे हुमैरा असगर की मौत को तबई करार देने के इम्कानात को शदीद ठेस पहुंचती है। दूसरे लफ्जों में यूं कह लीजिए कि पुलिस ने 16 जुलाई को हुमैरा असगर की केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर नेशनल मीडिया में जो रिपोर्ट कराया कि मौत तबई थी, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये बात दुरुस्त क्यों नहीं है ये भी समझा देता हूं। केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट जिगर और मैदे से लिए गए सैंपल्स की बुनियाद पर थी और डीएनए रिपोर्ट जिस्म पर मौजूद कपड़ों के डीएनए की बुनियाद पर। केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट तो बताती है कि हुमैरा के जिस्म के अंदर कोई ऐसा मवाद नहीं पाया गया जो वजह मौत बना हो, लेकिन कपड़ों पर मौजूद ह्यूमन डीएनए कहता है कि वहाँ कोई दूसरा शख्स या शायद अशखास भी मौजूद थे। और जो लोग अब तक ना समझे हों उनके लिए बता देता हूँ कि ये ह्यूमन डीएनए सिर्फ ब्लड नहीं होता। अब आता हूँ इस रिपोर्ट के आखिरी हिस्से की तरफ। कॉज ऑफ डेथ नामी इस रिपोर्ट के आखिर में पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया और लेडी एमएलओ डॉक्टर बख्तावर ने तहरीर किया है कि हुमैरा असगर की वजह मौत नेगेटिव है, यानी वजह मौत क्या है वो इस पर अपनी राय नहीं दे सकती, और इस बारे में उन्होंने डीएनए की रिपोर्ट का ख़ास हवाला दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुमैरा असगर की ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम गैर वाज़ेह है, यानी पुलिस सर्जन या लेडी एमएलओ ने हुमैरा असगर की मौत को तबई कभी करार ही नहीं दिया, लेकिन पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को उसी वक्त ब्रेक लगा दिए थे जब केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आ गई थी। हमारे यहाँ असल मसला ही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का है। जो चंद लोग ये काम कर रहे हैं उनमें से ही एक राहिल सलमान भी हैं, जिन्होंने कुछ अरसा पहले इस मामले पर एक व्लॉग में कई सवालात उठाए थे, और उनमें से ही एक सवाल ये भी था कि हुमैरा असगर के फ्लैट में मुख्तलिफ प्यालों में मिलने वाला सफ़ूफ क्या बला था। ये समंदरी नमक था जो एक नहीं 5 प्यालों में फ्लैट के मुख्तलिफ हिस्सों में रखा गया था, और समंदरी नमक का एक इस्तेमाल गोश्त के सड़ने से उठने वाली बदबू को रोकना भी होता है, जैसा कि ईद उल अज़हा पर खालें जमा करने वाले करते हैं। यानी हुमैरा असगर के फ्लैट से बदबू ना उठे, इस मकसद के लिए 5 मुख्तलिफ जगहों पर नमक को प्यालों में डालकर रखा गया था। और ये बदबू किसकी हो सकती थी ये समझाने की तो ज़रूरत नहीं है, ये जुर्म वाकई आर्ट की तरह किया गया है। हुमैरा असगर की मौत तबई थी या कत्ल, और कत्ल किया तो किसने किया और क्यों किया, ये वो सवालात हैं जिनके जवाब पुलिस ने तलाश करने हैं। और पुलिस की तफ्तीश सिर्फ पोस्टमार्टम की बुनियाद पर नहीं होती, वाक़याती शहादतों की बुनियाद पर भी होती है, और वाक़याती शहादतें हुमैरा असगर की मौत से मुताल्लिक मुख्तलिफ सवालात खड़े करती हैं। पुलिस के पास आज तक इस सवाल का जवाब नहीं है कि हुमैरा असगर के ज़ेर इस्तेमाल आईफोन कहाँ गया। उसके फ्लैट से मिलने वाली डायरी से उसकी जो एप्पल आईडी मिली थी वो इस बात का सबूत है कि हुमैरा असगर के पास एक आईफोन भी था, और हुमैरा असगर की डायरी में उस एप्पल आईडी का पासवर्ड और भूल जाने की सूरत में एप्पल की जानिब से पूछे जाने वाले सवालात और उनके जवाबात भी लिखे हुए थे। और ये भी बता दूं कि हुमैरा असगर के ज़ेर इस्तेमाल एक फ़ोन नंबर जो मोबाइल लिंक का था, उसकी सिम इसी आईफोन में थी। यह आईफोन कहाँ गया पुलिस आज तक नहीं जान सकी है, या शायद जानना ही नहीं चाहती। मेरे पास भी इस बात का सबूत तो कोई नहीं है कि हुमैरा असगर को कब और कैसे कत्ल किया गया, लिहाजा मैंने सोचा कि आपको एक कहानी ही गढ़ के सुना देता हूँ, कुछ व्यूज़ ही मिल जाएंगे। तो जनाब ये कहानी है कराची के पोश इलाकों में नाइट पार्टीज़ की। वो भी एक नाइट पार्टी थी जिसमें जाने के लिए 3 लड़कियां क्लिफ्टन के इलाके में एक फ्लैट में जमा हुई थी।
उनमें से 2 का ताल्लुक शोबिस इंडस्ट्री से था, जबकि तीसरी के लिए भी ऐसी पार्टीज कोई नई बात नहीं थी। उन्हें डीएचए में जिस मुकाम पर जाना था, वहां जाने के लिए उस तीसरी लड़की ने अपने फ़ोन से कैब बुक की और वो तीनों पार्टी में पहुंच गई। ये पार्टी जिनके घर में थी वो निहायत बाअसर घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पास सिर्फ पैसे की ताकत ही नहीं थी, सियासी असर और रसूख भी बहुत था। पार्टी अपने उरूज पर थी और इस दौरान वो सब हुआ जो ऐसी पार्टीज में होता है। शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की पर उस रोज़ उस पार्टी में मौजूद लड़कों की ख़ास नज़र थी। वो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। उसके इनकार को कोई अहमियत नहीं दी गई और 3 नौजवान उसे अपने साथ लेकर एक कमरे में चले गए। लेकिन वो धान पान सी लड़की उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकी और ना जाने किस वक्त उसकी सांसें बंद हो गई। पहले तो समझा गया कि वो बेहोश हो गई है, लेकिन कुछ देर बाद सबको पता चल गया कि वो मर चुकी है, उस सुलूक से जो उसके साथ 3 नौजवान जारी रखे हुए थे। आपने मशहूर इंडियन फिल्म नो वन किल्ड जेसिका शायद देखी हो। वो मशहूर इंडियन मॉडल जेसिका लाल के कत्ल पर बनाई गई थी। एक ऐसी लड़की की कहानी जो एक पार्टी में बतौर बार टेंडर काम कर रही होती है और 3 लड़कों को मजीद शराब देने से इनकार कर देती है और इस इनकार पर उसे गोली मार दी जाती है। इन 3 लड़कों में से एक ताकतवर सियासी घराने का बेटा होता है। ये फिल्म एक हकीकी वाक़े को लेकर बनाई गई थी। मेरी कहानी भी उससे कुछ मिलती जुलती है, लेकिन इसमें असल सस्पेंस लड़की की मौत के बाद है। लड़की मर चुकी थी, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं थी। फ़ोन खड़काए जाने लगे और ऐसे अफराद से राब्ते शुरू हो गए जो इस मामले को मैनेज कर सकते थे और कुछ देर में ही कुछ लोग वहां पहुंच भी गए और इससे आगे का काम उन्होंने संभाला। सुबह के करीब लड़की की लाश को उसके फ्लैट में पहुंचा दिया गया और फिर फ्लैट पर एक सीन क्रिएट किया गया। एक ऐसा सीन जिसे देखकर लगे कि लड़की को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो फर्श पर गिर गई। उसे इस तरह फर्श पर लिटाया गया कि उसकी दोनों टांगें सीधी थीं। कहानी में रंग भरने के लिए लड़की का एक हाथ उसके सीने पर रख दिया गया। जुर्म को आर्ट की तरह अंजाम देने वालों ने फ्लैट की हर चीज़ उसकी जगह पर रख दी, चाहे वो बर्तन हो या कपड़े। बेड की चादर को भी इस तरह से बिछा दिया गया कि उस पर कोई शिकन भी नजर ना आए। आर्टिस्ट को इस मामले में फ़ायदा इस बात का भी था कि लड़की अकेली रहती थी और उसका उसकी फैमिली से कोई कनेक्शन भी ना होने के बराबर था। इसलिए वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा अरसा इस बात का पता ही ना चले कि इस फ्लैट में अकेली रहने वाली लड़की मर चुकी है और इस मकसद के लिए उन्होंने फ्लैट के मुख्तलिफ हिस्सों में 5 प्यालों में समंदरी नमक भर कर रख दिया। समंदरी नमक जो गोश्त सड़ने की बू को कम कर देता है। सीन मुकम्मल होने के बाद आर्टिस्ट ने हर तरफ से घूमकर सीन को देखा और अपने आर्ट पर फख्र करता हुआ वहां से साथियों समेत रवाना हो गया। आर्ट इतना भरपूर था कि 9 महीने तक किसी को हवा भी नहीं लगी कि शोबिस इंडस्ट्री की अकेली रहने वाली लड़की गई तो गई कहाँ। लेकिन इस कहानी में आर्टिस्ट का काम यहाँ ख़त्म नहीं हो गया था। 9 माह बाद जब फ्लैट का मालिक मुकदमा जीत जाने पर फ्लैट खाली कराने पहुंचा और फ्लैट से लाश बरामद हुई तो आर्टिस्ट फिर अपने आर्ट के साथ कहानी में आ मौजूद हुआ और अब उसका काम था इससे आगे की कहानी को मैनेज करना। और फिर इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट या पुलिस की तफ्तीश, सब एक आर्ट की तरह भरपूर तरीके से मैनेज किया गया। लेकिन कैसी लगी आपको मेरी ये फिक्शन स्टोरी? यकीनन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जिसे ये सिर्फ कहानी लगी उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि देखते रहिए FIR जब तक जुर्म बाकी है। उसे तो मेरा मशवरा है कि वो पोगो देखे।